Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान रह गया है। बाकी 6 चरणों के मतदान में ये साफ नज़र आ रहा है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में काफ़ी मशक्क़त चल रही है। ख़ास तौर से भाजपा इन चुनावों को लेकर बहुत बुरी तरीके से भयभीत नज़र आ रही है। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री अपने भाषणों में जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनको दूर से आती हुई हार सामने दिखने लगी है। उनके जो प्रथम चरण के प्रचार के दौरान जब शुरू में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अब की बार 400 पार का नारा बुलंद करती रही, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे 3 चरण के मतदान हुए उसमें साफ ये दिखने लगा कि इंडिया गठबंधन उनके मुकाबले में काफ़ी मशक्क़त के साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन के नेताओं पर टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी भाषा का स्तर इतना गिरा दिया है कि लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि एक देश का 140 करोड़ जनता आबादी का प्रधानमंत्री अपने भाषणों में विपक्ष के नेताओं के प्रति इतने गिरे हुए और घटिया बयान दे सकता है। जहां उन्होंने अब की बार 400 पार का नारा देते हुए मंगलसूत्र, मुसलमान और घुसपैठिए जैसे शब्दों का प्रयोग किया और अंतिम चरण आते आते वो मुजरा शब्द पर आ गए। इतने बेशर्माई भरे बयानों को देते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर लोग अब ये कहने लगे हैं कि उनको साक्षात सामने से हार दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के साथ साथ उद्धव ठाकरे, शरद पवार जैसे नेताओं ने अब ये ऐलान कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी अब तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। 4 जून को उनका प्रधानमंत्री पद पर यह आखिरी मौका होगा जब वो देश के प्रधानमंत्री रह पाएंगे। वहीं इंडिया गठबंधन ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो 5 न्याय व्यवस्थाओं को लेकर चल रहे हैं, जिसमें महिला, बेरोजगार युवक, किसान और दलित, ओबीसी आदि जाति के लिए न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया को लागू करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। अब लोगों ने मान लिया है कि देश में सिर्फ 2 नेता रह गए हैं जो कि आमने सामने प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं। इस मामले में राहुल गांधी को प्रमोट करने में देश के प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा का पूरा हाथ है। वो जहाँ भी जाते हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं को कोसने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को घेरने की वजह से आज ये इंडिया गठबंधन के नेताओं को टॉप पर पहुंचाने में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ा योगदान किया है। दोस्तों, 10 साल के पीरियड में प्रधानमंत्री ने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में उन्होंने 50 से अधिक इंटरव्यू मीडिया हाउसेस में, या यूं कहें कि गोदी मीडिया के पत्रकारों को दिया, जिससे उनका ये प्रयास इसलिए है कि 10 साल की जो असंतोष है जनता में, मीडिया द्वारा उसको किसी तरीके से उसको अपनी सरकार की छवि को सुधारा जा सके। लेकिन लोग ये समझ गए हैं कि जो बड़े मेन मीडिया हाउसेस हैं वो पूरी तरीके से सरकार के आगे नतमस्तक हैं। उनका काम सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना, उनकी खासियत को न दिखाकर उनको ब्लैकआउट कर देना टीवी के चैनल से, ताकि जनता उनके किए हुए कामों को बिल्कुल जान ना सके, उनकी योजनाओं को ना जान सके। इस वजह से उनका सारा ध्येय प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार पर, मोदी सरकार पर टिका रहता है कि अगर वो छींक भी दें तो टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में चलता है। वहीं भी कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के नेता
कितनी भी बड़ी रैली कर लें, लेकिन उसको सभी मेन मीडिया जो हाउसेस हैं उसको ब्लैकआउट कर देते हैं, जनता तक पहुंचने नहीं देते हैं। अगर देते भी हैं वो न्यूज़ तो उसका काला पक्ष उसको ब्लैकआउट करने के साथ साथ उसके निगेटिव चीज़ों को ढूंढने में ही वो न्यूज़ चलाई जाती है। दोस्तों, जिस तरीके से प्रधानमंत्री पिछले 5 साल से इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि उनकी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दे रही है। दोस्तों, ये बात बहुत ही बेबुनियादी है कि प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा अपनी जेब से पैसा खर्च करके अनाज बांट रहे हैं, बल्कि ये वो पैसा है जो कि आम जनता के करों, टैक्स वगैरह से जो सरकारी खजाने में जाता है, उस खजाने में से इस अनाज का पैसा खर्च किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना टाइम से जो अतिरिक्त टैक्स सरकार ने लगाए थे उनको आज तक सरकार ने कम नहीं किया है। पेट्रोल और डीजल के दाम पर जो सेस लगाया था, आज भी वो उन्हीं बढ़े हुए दामों पर पेट्रोल और डीजल बेचा जा रहा है, ताकि तेल कंपनियों का फ़ायदा होता रहे और उसके ज़रिए मोदी सरकार का खजाना भरता रहे। दोस्तों, जिस तरीके से लोगों के दिमाग में मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी ने ये भरा है कि हम गरीब लोगों का पेट भर रहे हैं, बल्कि ये झूठ है कि वो सरकार पेट भर रही, बल्कि ये आम आदमी का ही पैसा है जो कि सरकारी खजाने में जाता है और वहाँ से देश के जो गोडाउन से लोगों का जो मुफ्त अनाज योजना चलाई हुई, प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। दोस्तों, क्या 5 किलो अनाज पूरे महीने के लिए काफ़ी होता है? बल्कि केवल गेहूं और चावल से पेट भरा जा सकता है। उसके अतिरिक्त भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको कि तेल, घी, मसाले और भी चीज़ें जो कि लोगों को मार्केट से ख़रीदना पड़ता है, उन सभी चीज़ों के दाम सातवें आसमान पे हैं। पेट्रोल और डीजल पहले 70 रुपये लीटर मिलता था, आज वो 100 रुपये के करीब है। इस तरीके से एक हाथ से सरकार दे रही है तो दूसरी हाथ से जनता का खून चूसने में लगी है। और प्रधानमंत्री मोदी इंटरव्यू के जरिए ये तय करने में लगे हैं कि हमारी सरकार श्रेष्ठ है और इसीलिए जनता हमको समर्थन देती है। सबसे विवादित बयान जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी प्रचार रैली में कहा, उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं तो उनका फ़र्ज बनता है कि वो मोदी सरकार को वोट दें। कितनी गिरी हुई बात है कि 5 किलो अनाज के बदले आप किसानों और गरीब जनता से उनका वोट छीन रहे हैं। इस तरीके से जो लोगों को भरमा कर कि वो उन गरीब लोगों का पेट भर रहे हैं, बल्कि ये एक तरीके से वो लोगों को भरमाते हुए यह अपने कूटनीति के जरिए जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री ने इन्हीं चुनावी प्रचार के दौरान ही एक टीवी इंटरव्यू में यह यहाँ तक कह दिया कि उनका जन्म नहीं हुआ था, बल्कि वो तो भगवान के दूत हैं। कितनी अशोभनीय टिप्पणी अपने माँ बाप के प्रति करी। जिन माँ बाप ने उनको पैदा किया उनको उन्होंने बिल्कुल लज्जित कर दिया कि अपने आप को एक ईश्वर का अवतार बना रहे हैं। यानी उनकी डेट ऑफ बर्थ, क्या वो उस दिन कहाँ से पैदा हुए थे? क्या वो अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं हुए थे? इन सब चीज़ों को बयान से देकर प्रधानमंत्री मोदी इस बात को साबित कर चुके हैं कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। वो हार देखकर अर्ध विक्षिप्त से बयान देने में लगे हैं। इस चीज़ की पूरे देश में के साथ साथ विदेशों में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी अब जाने वाले हैं और उनकी सत्ता खत्म हो गई है। इस तरीके से देश में एक पूरा साफ संदेश चला गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा का शासनकाल खत्म हो गया। उन्हीं का स्मरण करके और फिर माँ गंगा तो है ही है, माँ गंगा तो है ही, तो कमी तो है, पर देख रहा हूं कि करोड़ों माता शायद
भावात्मक रूप से मुझे हमेशा शक्ति देती रहती है और देती रही है। शायद आज जो लोग ये इंटरव्यू देखेंगे उन्होंने इतना भावुक होते हुए शायद आपको कभी नहीं देखा होगा। आपके सामने माँ का तो भाव मैं देख रही हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझ रही हूँ कि ये भाव क्या होता है। शायद लोग ये भाव पहली बार देखेंगे क्योंकि आप थोड़े नहीं, मैं पॉलिटिशियन हमारा मेरा वीकनेस हो जो भी है, मैं गरीब की बात हो, दुखियारों की बात हो तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। ये मेरी वीकनेस भी है। सार्वजनिक जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मैं आर्टिफिशियल जिंदगी जी नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी, आप माओं की बात कर रहे थे कि करोड़ों माएं आपके साथ हैं। पिता का मैं आपको अनुभव इंडी गठबंधन के लिए अपने वोट बैंक से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज मैं देश के लोगों के सामने इनका एक और कच्चा चिट्ठा रख रहा हूं। कांग्रेस ने हायर एजुकेशन में कैसे एससी, एसटी, ओबीसी, हमारे दलित, हमारे आदिवासी, हमारे पिछड़े, उनका हक छीना। देशवासी जरा सुनो, ये अपने आप को बिन सांप्रदायिक कहने वालों ने दलित भाइयों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ कैसा घोर अन्याय किया है। दिल्ली की प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्माइलिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरा देश जानता है। 60 साल तक ये यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटियों की तरह एक सामान्य शिक्षा संस्थान के रूप में चल रही थी। इसमें भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला करता था। लेकिन 2014 के चुनाव जीतने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, ये इंडी गठबंधन वालों की जमात की सरकार थी, 2011 में कांग्रेस सरकार ने चुपचाप एक चाल चली। अचानक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। इससे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में 50% आरक्षण मुसलमानों के लिए लागू हो गया। 2011 के पहले एडमिशन में सभी एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण मिलता था। अब उसमें भी धर्म के आधार पर बंदिश लग गई है। मजे की बात यह है कि पहले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का अधिकार कॉलेज तक सीमित था, लेकिन कांग्रेस ने अचानक यूनिवर्सिटीज को भी इसमें शामिल कर लिया। कांग्रेस का इरादा खेलों में भी अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता का है। यानी क्रिकेट टीम में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये कांग्रेस अब धर्म के आधार पर तय करेगी। मैं आज कांग्रेस से पूछता हूं, अगर ऐसा करना ही था
तो 1947 में 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने देशवार भारत माता का 3 टुकड़े क्यों कर दिए, भारत मां की भुजाएं क्यों काट दी, देश का बंटवारा क्यों किया। 47 में ही पूरा देश आप पाकिस्तान बना देते, उसी समय भारत का नामो निशान मिटा देते। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रवन्ना ने क्या किया था। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मैस रेपिस्ट को अपने स्टेज पर लाकर उसको समर्थन देने की बात की आपसे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। पूरी दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। अलायंस की जरूरत थी, सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। के पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। यह उनकी गारंटी है।